वेव क्या होता है, कैसे प्रोपागेट करता है, साउंड वेव का वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करता है, और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है साउंड का वेलोसिटी, जैसे कि सॉलिड में फास्टेस्ट होता है, देन आफ्टर लिक्विड, देन इन गैसेस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाने से भी चेंज होता है, बट प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है हमारे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पे। आफ्टर दैट हमने ये देखा था कि एक वेव फंक्शन दिया हुआ है जिसमें वेव नंबर क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या, फेज कांस्टेंट क्या होता है। अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई करें। उसके बाद हमने निकाला था वेव वेलोसिटी क्या होता है, याद हो तो। ठीक है, आफ्टर दैट वेव वेलोसिटी पढ़ लिया था। ठीक है, चलो तो आज आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हम देखेंगे कि जैसे सबसे पहला जो आज हमको पढ़ना है वो है तुम्हारा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SHM। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, देखो इस चीज़ के बारे में तुम लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो, जो तुमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है F=-kx, बेसिकली वही है SHM। ठीक है, बट कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं कि एनर्जी का लॉसेस नहीं होना चाहिए। अगर एनर्जी का लॉसेस होता है तो उसमें वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाता है, जो कि तुम्हारे कोर्स में है भी नहीं। ठीक है, तो एक बार हम क्विक रिकॉल देते हैं तुम लोग को स्प्रिंग फोर्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस सिचुएशन में देखते हैं कि कौन से पॉइंट को क्या बोलते हैं, कब क्या ज़्यादा होता है, कब क्या कम होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो देखो ऐसा समझो, मान लो सबसे पहला केस मैं ये लेता हूँ कि एक स्प्रिंग है और वो अपने नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि उस स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन नहीं है और ना ही कोई इलोंगेशन है। ठीक है, मान लो स्प्रिंग का ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैंने इसको बोला के, तुम सबको पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इस पे जो ब्लॉक अटैच किया जिसका मास है m, और ये फिलहाल जो है वो है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब कि स्प्रिंग में नीदर इलोंगेशन है नॉर कंप्रेशन है। ओके, और साथ में अगर तुम ध्यान से देखो तो फिलहाल इस ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 है। फोर्स में क्या लग रहा है, mg नीचे, ऊपर में नॉर्मल, और स्प्रिंग तो कोई फोर्स लगा नहीं रहा है। तो ये ब्लॉक है फिलहाल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और इस पोजीशन का एक और नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ठीक है, जिसको हम लोग MP बोलते हैं, मध्य प्रदेश मत समझ लेना। ठीक है, मीन पोजीशन है। अब सोचो कि तुमने इस स्प्रिंग की इलोंगेट कर दिया, और इलोंगेट कितना कर दिया, देखो ये तो नेचुरल लेंथ था, फर्दर तुमने यहां तक इलोंगेट करके पहुंचा दिया स्प्रिंग। मान लो स्प्रिंग अब ऐसे हो गया। ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ था L, ये अभी भी इसका क्या है, नेचुरल लेंथ L, बट तुमने इसमें X इलोंगेशन दे दिया। ठीक है, अब तुम इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, क्लियर है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, एक तो नीचे क्या लगेगा, एक नीचे लगेगा हमारा mg, और ऊपर लगेगा सेम नॉर्मल। बट तुमने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा, तो स्प्रिंग में टेंडेंसी होगा वापस जाने का।
तो स्प्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा पीछे की ओर, दैट इज एफ बराबर एफ एक्स बराबर के इंटू एक्स, बेसिकली माइनस के इंटू एक्स। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि इसमें इलोंगेशन किधर है, राइट में। मैंने इस ब्लॉक को इलोंगेट किधर किया, राइट में। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, लेफ्ट में, इसलिए एफ बराबर माइनस के एक्स कर दिया। अगर तुम फिलहाल इस ब्लॉक को देखो तो इस ब्लॉक में नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। बट अगर तुम इसको यहां से छोड़ते हो, मान लो अभी मैं इसको ऐसे होल्ड करके रखा हूं, जैसे मैं छोड़ूंगा तो ऊपर नीचे तो नेट फोर्स जीरो है, बट हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स है, तो उसकी वजह से ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में भागेगा। ठीक है, यहां तक। यहां पे इस ब्लॉक के पास क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस ब्लॉक के पास एफ नेट इज नॉट जीरो बट वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी कितना है, जीरो। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्लियर है। अब तुम जैसे इसको छोड़ोगे तो ये इधर की ओर भागेगा, बट एक्स कम होगा। ठीक है, एक्स कम होगा तो स्प्रिंग फोर्स कम होगा, बट अभी भी स्प्रिंग फोर्स है किधर, लेफ्ट में, तो अभी भी लेफ्ट में वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर तुम इक्वेशन ऑफ मोशन देखो तो v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी। जिधर वेलोसिटी तो उधर सॉरी जिधर एक्सेलरेशन उधर वेलोसिटी जाएगा। ठीक है, तो अभी भी जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो f बराबर क्या होता है, एफ नेट बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो अगर इसमें फोर्स है तो उसमें एक्सेलरेशन है। क्लियर है ये बात। तो इसमें एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट की ओर अभी भी एक्सेलरेशन लेफ्ट में या लेफ्ट में या लेफ्ट में। जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तब जाकर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये पहुंच जाएगा मीन पोजीशन में। तो थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट में, तो थ्रू आउट वेलोसिटी बढ़ेगा। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अरे एक्सेलरेशन कम हो रहा है बट है तो लेफ्ट में ही ना, तो स्पीड बढ़ाएगा, बट हाँ स्लोली बढ़ाएगा। फिर यहाँ पे स्पीड जल्दी बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, बट हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सोचो कि जैसे मैं इसको यहाँ से छोड़ा, छोड़ने के बाद यहाँ से आ रहा आते 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 तो यहाँ पे जैसे पहुंचा तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम हुआ, सोचो, जैसे ये यहाँ पे आया तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो बॉडी तो रुक जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। रुकने के लिए नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, रुकने के लिए वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। क्लियर है ये बात। चलो अब तुम इसको देखो, यहां पे इसके पास वेलोसिटी है, तो उस वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक अंदर जाएगा, तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। अब जैसे ही ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो स्प्रिंग से किधर फोर्स लगाएगा, आगे की ओर, और वेलोसिटी किधर है, पीछे की ओर, तो वेलोसिटी घटना शुरू होगा। कहां से वेलोसिटी घटना शुरू होगा, मीन पोजीशन से। घटते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ये पॉइंट मान लो, यहां पे वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। यहां पे भी वेलोसिटी जीरो, बट इसमें वेलोसिटी जीरो हो गया तो ये आगे तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब स्प्रिंग अब कंप्रेस हो गया। और कितना कंप्रेस होगा, एक्स, मैक्सिमम कंप्रेस हुआ। समझ में आ रहा है ये बात। तो ये मैक्सिमम कंप्रेस हो गया, अच्छी बात है। अगर ये कंप्रेस हो गया, इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, तो अब ये आगे जाएगा नहीं। फिर जैसे यहां से छोड़ेंगे तो सोचो स्प्रिंग इस पर किधर फोर्स लगा रहा है, आगे की ओर, तो फिर यहां से ये आगे जाना चाहेगा। अब जैसे इधर से आगे जाएगा तो एक्सेलरेशन भी आगे है, तो वेलोसिटी आगे क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पे नेट फोर्स मैक्सिमम था, वेलोसिटी जीरो था। सेम तरीके से यहाँ पे इलोंगेशन कंप्रेशन मैक्सिमम है, तो नेट फोर्स मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन ए बराबर मैक्स, मतलब ए मतलब फोर्स। ठीक है, यहां पे भी ए बराबर क्या है, मैक्स। क्लियर है ये बात। हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये करेगा क्या, यहाँ पे ये रुक तो गया, बट यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स उसको वापस इधर ले जाएगा, तो ये सिचुएशन चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये था एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये था एक मीन दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया हमारा मीन पोजीशन। ठीक है, और अगर तुम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो तो तुम यहां से देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, पहले मीन पोजीशन पे था, मीन से कहां गया, एक्सट्रीम पे गया,
बट यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो ये वापस इधर आएगा, वापस मीन पे आएगा, बट मीन पे रुकेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी है मैक्सिमम, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो। अच्छा, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये इलोंगेटेड है। और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि ये कंप्रेस्ड है मैक्सिमम। तो यहाँ से ये वेलोसिटी है तो ये वापस यहाँ आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया बट एक्सेलरेशन वापस से इसको इधर ले जाएगा, तो ये सिचुएशन ऐसे चलता रहेगा। ये मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम। मतलब स्प्रिंग एक बार आगे जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस मीन पे आएगा। तो मीन से चलना शुरू किया और मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम पे आया, सॉरी मीन पे आया, फिर दूसरे एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस मीन पे आया। क्या ये कंप्लीट चक्कर लगा लिया? इसी को बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्लियर है? और इस वन ऑसिलेशन में जो भी समय लगेगा टी, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। क्लियर है यहां तक? होप सो यहां तक तुम्हें क्लियर होगा। चलो नोट करो इसको। यहां तक अगर क्लियर है तो चीजें नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते। अब हम इसी का इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज याद रखना, ये मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का दूरी है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ए, दैट इज एम्पलीट्यूड। अगर तुमको याद हो तो एम्पलीट्यूड का मैंने डेफिनेशन क्या दिया था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ए। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम क्या कर रहा है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फिलहाल के लिए तुम ऑसिलेटरी मोशन बोलो, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। और कैसा है ये, लीनियर, एंगुलर भी होगा, ठीक है? अगर मैं बोलता हूं कि मान लो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड। ट्राई करो। मैं बोलता हूं कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है कितना है, 10। तो तुम्हें यह बताना है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये बहुत ही आसान है, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं तुम अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कितना आंसर होगा, 40। हाँ सही है। देखो कैसे होगा 40, देखो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या होगा, एक बार यहाँ गया 10 10, फिर यहाँ से 10 है 20 30 और 40। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस चला वो क्या चला, 4 टाइम ऑफ ए, दैट इज 4 इंटू 10, 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो हो गया ये। देखो जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही इक्वेशन है ऑसिलेटरी मोशन का। फॉर वन ऑफ द जो जनरल इक्वेशन है वो होता है F बराबर माइनस के एक्स के पावर n, वेयर n इज ऑड नेचुरल नंबर। मतलब क्या कि ये n का वैल्यू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। देखो मतलब मैं बताता हूँ। देखो मतलब तुमको क्या समझना है, मान लो कि एक ब्लॉक है, अगर तुम उस पर डिस्प्लेसमेंट आगे किए, ये कितना का डिस्प्लेसमेंट x, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो बेसिक सा कंडीशन क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कि अगर डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ तो फोर्स पीछे, अगर डिस्प्लेसमेंट पीछे हुआ तो फोर्स आगे। तुम स्प्रिंग के केस में देख रहे थे, स्प्रिंग के केस में सेम ही हो रहा था। अगर तुमको याद हो तो देखो, स्प्रिंग को जब मैं आगे की ओर ले गया तो फोर्स किधर लगा, पीछे, और जब मैं इसको पीछे की ओर दबाया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, आगे। जो कि मैंने तुमको बताया भी था शुरुआत में ही। देखो कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है इसमें क्या होता है, F बराबर माइनस के एक्स। क्लियर है। तो जनरल जो इक्वेशन होता है वो होता है x बराबर माइनस के एक्स के पावर n। n क्यों किया, सॉरी n ऑड क्यों किया, देखो मैं बता रहा हूं। मान लो कि तुम इसको डिस्प्लेस आगे किए तो x का वैल्यू प्लस, जब x का वैल्यू प्लस होगा और पावर क्या है, ऑड, तो ऑड का पावर प्लस, मतलब मान लो कि प्लस का पावर कुछ भी कर दो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है ये बात। जब तुम x को इधर डिस्प्लेस करोगे तो x का वैल्यू क्या हो गया, माइनस। ठीक है, जब x का वैल्यू माइनस और माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में हुआ तो फोर्स किधर लगा, राइट की ओर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब n विल बी 1 3 5 7 सो ऑन। क्लियर है। बट जब n का वैल्यू 1 होता है तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो उस केस में फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस के एक्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है, इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हमारा SHM का इक्वेशन आ गया, F बराबर माइनस के इंटू एक्स, और ये जस्ट लाइक किसके जैसा है, स्प्रिंग फोर्स के जैसा। मतलब कि मान लो कि एक ब्लॉक है, उस पर फोर्स कितना लग रहा है, बराबर माइनस के एक्स। न्यूटन सेकेंड लॉ से F को क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू ए, डेट इज माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर तुमसे a एज ए फंक्शन ऑफ x पूछेगा तो क्या लिखोगे, a बराबर माइनस के एक्स अपॉन एम। ये हो गया। थोड़े देर के लिए याद रखना, k बाई एम को बोलते हैं हम लोग ओमेगा का स्क्वायर। तो पूरा हमारा इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SH, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SH, जिसमें a बराबर क्या हो गया, सॉरी k बराबर क्या हो जाएगा, m ओमेगा हो गया रूट ओवर k बाई एम। क्लियर है। अगर तुम्हारे पास ओमेगा आ गया तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज नथिंग बट 2 पाई रूट ओवर k बाई एम। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर m बाई k। ये फॉर्मूला हो गया कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर वापस इस पे एक न्यूमेरिकल देता हूं। हो गया, चलो।
देखो मैं बोलता हूं मान लो कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका मास है 2 kg और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो है पाई स्क्वायर न्यूटन पर मीटर। मैंने ये दे रखा, क्लियर है? याद रखना टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आया, m/k। अच्छा एक काम करो, थोड़ा डेटा सही ले लो सो दैट तुम्हारा कैलकुलेशन सही आए। m/k तो सही था, चलो कोई बात नहीं, ये सही था, क्लियर है? मैं बोलता हूं तुमको फाइंड टाइम required by block to move from one extreme position to other extreme। क्लियर है? ये बताना। तो सबसे पहले ये देखो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2π√m/k। वैल्यू डालो, 2π, m का वैल्यू 2 है और k का वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई से पाई बाहर निकल जाएगा तो 2√2 सेकेंड। मतलब इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एक कंप्लीट रोटेशन करने में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में 2√2 सेकेंड लगता है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का क्या मतलब समझते हो, कि अगर मान लो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका मीन पोजीशन है और फिर ये क्या था इसका एक्सट्रीम पोजीशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन का क्या मतलब होता है, अगर मान लो यहां से शुरू किया चलना ये, तो यहां से कहां जाएगा, दूसरे एक्सट्रीम पे और वापस इस एक्सट्रीम पे आएगा, तब जाकर एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना समय लगा इसको, 2√2 सेकेंड। 2√2 सेकेंड, तो एक कंप्लीट इतना लगा। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम रिक्वायर्ड बाय द ब्लॉक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। मतलब क्या कि यहां से लेकर यहां तक जाने में तो टोटल टाइम का आधा टाइम, तो क्या आ जाएगा टाइम रिक्वायर्ड, टी बराबर कैपिटल T/2 दैट इज 2√2/2। तो आंसर आएगा √2 सेकेंड दैट इज 1.4 सेकेंड। क्लियर है? ये बेसिक था, हो गया यहां तक। कॉपी करो इसको फटाफट। चलो अब आगे देखते हैं। मान लो कि पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, ये इसका मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो हमने देखा कि A बराबर क्या आया, -k/m × x। मैं देखना चाहता हूं कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे चेंज होगा। मान लो मैं पूछता हूं किसी भी x डिस्टेंस पे यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, ये निकालना है मुझे। देखो यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट है नहीं, अगर फोर्स कांस्टेंट होता, बढ़िया है, √2 सेकेंड, वेरी गुड। अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है नहीं। तो एक बात बताओ, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv/dt, ये लिखते हैं ना, बराबर क्या आ जाएगा, -k/m × x। क्लियर है? अब एक बात बताओ, यहां पे वेलोसिटी एक वेरिएबल है, टाइम एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है।
तो हम 3 वेरिएबल को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इधर ले जाकर इंटीग्रेट भी करूं तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं, और मुझे क्या चाहिए था, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम को इलिमिनेट करना होगा। अगर इस टाइम को इलिमिनेट करना है तो देखो कैसे इलिमिनेट करोगे। तुम dv है अपॉन dt है तुम्हारा, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी dx से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, बराबर माइनस के इंटू एम। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इसको रीअरेंज करो, dv को dx के साथ रखो, dv बाई dx एक फंक्शन हो गया, dv और dx, ऊपर क्या बच गया दूसरा dx, और नीचे क्या बच गया dt। तुमको पता है कि dx बाई dt क्या होता है, v, dx बाई dt इज नथिंग बट v। तो तुम्हारे पास ये पूरा इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो गया, v dv बाई dx, तो इसको लिख सकते हो v dv बाई dx बराबर माइनस के एक्स बाई एम। क्लियर है? फिर इसको क्या लिख दूंगा मैं, v dv बराबर माइनस के एक्स बाई एम और इनटू में डी एक्स। अब मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। बट इंटीग्रेट करने पे हमें क्या होगा कि किसी भी एक्स पे हमको वेलोसिटी चाहिए तो एक लिमिट तो पता होना चाहिए। एक बात बताओ, जब पार्टिकल कहां था, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। और पार्टिकल कब पहुंचेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब एक्स के वैल्यू कितना होगा, ये लेंथ, और इस लेंथ को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब कि x बराबर कितना, a, x बराबर कितना डालूंगा, a, उस वक्त यहां पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। और किसी भी x पे वेलोसिटी v मान लेते हैं, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 टू v बराबर, इसमें देखो माइनस के बाई एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकालो, तो माइनस के बाई एम तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन x dx, लिमिट कहां से 0, सॉरी लिमिट a टू x, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस के बाई एम, इसका x dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां, a टू x, ठीक है। तो इसको लिमिट डाल लो। देखो अच्छा एक चीज काम करते हैं, देखो 1/2 तो बाहर निकल जाएगा, लिमिट डालो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बराबर माइनस के बाई, अच्छा 2 यहां भी कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 2/m, और यहां क्या बचेगा, लिमिट डालो तो पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? तो यहां से तुम्हारा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर माइनस के बाई एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर तुमको याद हो, जब मैं टाइम पीरियड का डेरिवेशन बता रहा था तो मैंने बोला था कि ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट के बाई एम। तो बताओ यहाँ पे क्या आया है, के बाई एम। इस के बाई एम को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर, तो पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो देखो वी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस माइनस प्लस, पहले एक काम करता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर को ऐसे रखता, इसको पलट देता हूँ, माइनस को अंदर ले जाकर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो बता v बराबर क्या आ जाएगा, रूट डालो तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ x इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? तो तुम इसको कॉपी करो, देखो क्या होता है। पहले इसको कॉपी करो फिर इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। मतलब किसी भी डिस्टेंस पे तुम्हारे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया,
है ना। कॉपी करो इसको। अब देखो इस इक्वेशन को, हमारे पास क्या आया कि ये था हमारा पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन, ये था पार्टिकल का मीन पोजीशन, और ये था पार्टिकल का एक्सट्रीम पोजीशन। तुम सब जानते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, 0, और एक्सेलरेशन कितना होता है, मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है, मैक्सिमम। पहले वेलोसिटी कितना होता है, 0, और एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड ए। इसको भी क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। दिस इज एम्पलीट्यूड ए, दिस इज ऑल्सो एम्पलीट्यूड ए। दिस इज नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, नेगेटिव एक्सट्रीम। दिस इज मीन पोजीशन, और दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर है, यहां तक तो हो गया था तुम लोगों का। मैंने बोला कि किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, यहां से किसी भी एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल मान लो यहां पे है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो हमने अभी जस्ट निकाला, वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आया हमारा वेलोसिटी का फंक्शन। एक चीज देखो, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा। जब ये जो एक्स है कहां पहुंच जाए, ए पे, तो ए पे वेलोसिटी कितना होता है, 0। देखो एक्स का वैल्यू क्या डालोगे, ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अब तुम ये जानते हो मीन पे वेलोसिटी कितना होता है, मैक्सिमम। और एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे बताओ एक्स कितना है, 0। अगर तुम मीन पोजीशन पे तो तुम यहां हो, और यहां पे एक्स का वैल्यू कितना है, 0। जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी आएगा वो कौन सा वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम। और वो कितना हो जाएगा, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो जो v मैक्स का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। ये करो, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल देता हूं। आज का लेक्चर मतलब ऐसा है कि बस ये सच में थोड़ा सा, और एक डॉपलर इफेक्ट, तो ज़्यादा जाएगा नहीं, हार्डली मेरे को लगता है कि 20-25 मिनट का और लेक्चर है, ठीक है। बाकी इसके अलावा तुम लोग का जब भी डाउट हो तो सेंटर पे आकर तुम लोग पूछ सकते हो कभी भी। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन क्लास हो उसी दिन डाउट आकर पूछो। और ये तुम्हारा फिजिक्स का आज लास्ट लेक्चर है, क्योंकि तुम्हारा इसी मंथ में एग्ज़ाम भी है। तो आज के बाद से तुम्हारा पेपर होगा, और जो भी बच्चे यहाँ इन गाज़ियाबाद सेंटर पे हैं, तो गाज़ियाबाद सेंटर में तुम लोगों को पता है कि तुम्हारा जो पहला टेस्ट अभी होने वाला है, मॉक टेस्ट, पहला का एक तरह से तीसरा मॉक टेस्ट है। तो तीसरा मॉक टेस्ट था तो पहले टाइम टेबल में संडे को शेड्यूल हुआ था, बट अब तुम्हारा वो सैटरडे को होगा। और जो भी बच्चे ओरई में देखते हैं आपका पेपर संडे को ही रहेगा। क्लियर है। और अगर जो भी चेंजेस भी हों तो आपको अकॉर्डिंगली वो चीज़ें अपडेट कर दिया जाएगा क्लासरूम टीम के द्वारा। चलिए, हो गया ये। अब मेरा क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ऐसा, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इसको इलोंगेट किया 10 मीटर, मतलब यहां से इसको ऐसे इलोंगेट कर कितना लग गया, 10 मीटर। जैसे ही छोड़ूंगा वेलोसिटी बढ़ेगा,
ये मीन पोजीशन है, तुमको पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वी मैक्स। तो तुम्हें बताना है कि वी मैक्स कितना होगा। थम जाओ थम जाओ थम जाओ। मान लो कि जो मास m है वो है तुम्हारा 4 kg, ठीक है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है वो है तुम्हारा 400 न्यूटन पर मीटर। तो तुमको बताना है कि इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हो अपना सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। कमेंट योर आंसर क्या होगा। तुम सब जानते हो, तुम्हारे पास सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज नथिंग बट ए इंटू ओमेगा, और तुमको ओमेगा निकालना है। तुम जानते हो कि ओमेगा बराबर नथिंग बट रूट अंडर के बाई एम। तो के का वैल्यू दिया हुआ है और एम का वैल्यू दिया हुआ, वहां से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा। और ए ढूंढना है, तो ए बेसिकली क्या होता है, अगर तुमको डेफिनेशन याद हो, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। क्लियर है। 100 मीटर पर सेकेंड। आर यू श्योर? चलो चेक करते हैं 100 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं। वैसे तुम सही लग रहे हो मुझे। ओमेगा बराबर क्या होगा, रूट अंडर के बाई एम। तो रूट अंडर के कितना हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 4, दैट इज नथिंग बट 10 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा का यूनिट होता है। और वी मैक्स जो है, वी मैक्स का इक्वेशन है ए इंटू ओमेगा। ए इज नथिंग बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, और ओमेगा भी कितना है 10। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। वेरी गुड। चलो हो गया। चलो अब जो तुमको आगे पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है तुम्हारा पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम। ये देखना चाहते हैं कि किस समय के बाद पार्टिकल कहाँ पर है। वापस स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ मैं। मान लो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये इसका मीन पोजीशन मान लेता हूँ, और ये क्या है, इसका एक्सट्रीम, ठीक है, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम मान लेता हूँ। क्लियर है। तुम ऐसा सोचो कि तुमने स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस आगे ले गया यहाँ से, ठीक है। ये इसका फिलहाल मीन पोजीशन यहाँ है, तो ये मीन पे नहीं है ब्लॉक, ना तो मीन पे है और ना तो एक्सट्रीम पे है। ये भी क्या है तुम्हारा एक्सट्रीम। मैं जानना चाहता हूँ कि बताओ इसका एक्स डिस्टेंस कितना है विथ फंक्शन ऑफ टाइम। तुमको ये निकालना है। क्लियर है। तो मुझे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तुम्हारे पास क्या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट था बिल्कुल। वेलोसिटी बराबर क्या लिखा था तुमने, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बट अब तुमको वेलोसिटी नहीं, तुमको क्या चाहिए, एक्स। तो तुमको पता है कि तुम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी को तुम लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसको लिखो डी एक्स बाई डी टी बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी टी, अब देखो डी टी को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा डी एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा तो रहेगा ही इंटू डी टी, ये लोग, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब तुम शायद इसको इंटीग्रेट ना कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे तुम इसको इंटीग्रेट करना नहीं सीखा है, ठीक है।
बट मैं तुमको एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर कभी भी कुछ ऐसा फंक्शन दिखे 1/√ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1 को हटा ही दो, क्या मतलब है, इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना, ए कोई भी एक कांस्टेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तुम बोलोगे सर इनवर्स ये कहां से आ गया? कोई बात नहीं, मैं तुमको डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा, ठीक है, तुमको उस पर घबराना नहीं है। क्लियर है? जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे किसी भी टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे, वो मान लो x0 पोजीशन पे था, किसी भी टाइम t पे मान लो वो x पोजीशन पे हो गया। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद बीच का 2 स्टेप मैं एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि तुम इसको इंटीग्रेट करना नहीं जानते हो, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं और वो डायरेक्ट आंसर आएगा तुम्हारा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इंटीग्रेट करके x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे और वो आता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। टेंशन ना लो, एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। अब देखो, तुमको पता है कि ए क्या है, एम्पलीट्यूड, साइन साइनसॉइडल फंक्शन है, साइन कोसाइन वाला है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तुमको, और ओमेगा का वैल्यू भी पता है √/k/m, ठीक है। फाई नॉट को हम लोग बोलते हैं फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, फेज कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है साइन इनवर्स x0/a। तुम इसको नहीं भी समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको जो करवाने वाला हूं उसका इतना यहाँ पे यूज नहीं है, बट मैं तुमको ओवरऑल वैल्यू दे देता हूं, ओवरऑल तुमको एक आइडिया दे देता हूं कि कैसे ये फंक्शन करता है। इनिशियल फेज कांस्टेंट का मतलब क्या है, तुम ऐसा सोचो कि कोई जरूरी नहीं है कि जो स्प्रिंग है हमेशा अपना शुरुआत में नेचुरल पोजीशन पे होगा ही होगा या मीन पोजीशन पे होगा ही होगा। बात कर रहा हूं मीन पोजीशन की, नॉट नेचुरल पोजीशन की, ठीक है। मान लो कि ये स्प्रिंग ऐसे है और ये ब्लॉक M, अभी मान लो इसका ये मीन पोजीशन है, कौन सा है, मीन पोजीशन। तो कोई जरूरी कि ब्लॉक हमेशा मीन पोजीशन पे ही रहे, नहीं, मैं हो सकता इस ब्लॉक को सिस्टम में लाने से पहले मैं ऑलरेडी इसको कुछ खींच रखा था और फिर मैं इसको लाकर छोड़ा, तो ये तो पहले तो मीन पोजीशन पे नहीं था। और ये जो x0 है ये यही वैल्यू है कि तुम उसको मीन पोजीशन से शुरुआत में कितना इलोंगेट किए हो या फिर कितना कंप्रेस किए हो सकता है तुम इसको दबा के छोड़े होगे, है ना। तो ये x0 बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि जो तुम्हारा स्प्रिंग है वो शुरुआत में स्टार्टिंग टाइम पे तुम्हारा कितना इलोंगेशन पे था। अगर वो मान लो कि अगर वो मीन पोजीशन पे ही था, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो कि तुम्हारे लिए यही होगा, तो अगर वो मीन पोजीशन पे ही था तो x0 कितना होगा, 0। तो जब x0 0 होगा तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0/a, और साइन इनवर्स 0 होता है 0। समझ में आया? तो जब साइन इनवर्स 0 0 होता है तो अगर एक सिस्टम मीन पोजीशन से शुरू करेगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम a साइन ओमेगा t, क्योंकि फाई कितना हो जाएगा, 0। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम MP, दैट इज मीन पोजीशन। क्लियर है? बट अगर मैं बोलता हूं कि मान लो कि पार्टिकल जो है स्टार्ट होता है एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम, और उसमें भी पॉजिटिव प्लस वाला एक्सट्रीम, मतलब मैंने खींचा, मैंने इस स्प्रिंग को A खींच के फिर छोड़ा, तो क्या स्प्रिंग मीन पे है, नहीं।
जब स्प्रिंग मीन पे नहीं तो स्प्रिंग में ऑलरेडी कितना इलोंगेशन है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर, एक्स नॉट बराबर कितना हो जाएगा ए। याद करो ये वाला क्वेश्चन कि स्प्रिंग को ऑलरेडी 10 मीटर इलोंगेट करके छोड़ा था, तो एम्पलीट्यूड कितना था इसका 10। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे मैं ऑलरेडी स्प्रिंग को इलोंगेट करके छोड़ा हूँ, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो बताओ फेज कांस्टेंट कितना हो जाएगा 5 बराबर साइन इनवर्स ए बाई ए, दैट इज साइन इनवर्स 1, और इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री या फिर पाई बाई 2। देखो याद करने का आसान तरीका है, साइन के वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो इनवर्स रिवर्स केस में सोचो कि साइन इनवर्स 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2। ठीक है, तो जब ब्लॉक ऑलरेडी प्लस एक्सट्रीम से शुरुआत करेगा तो उस वक्त जो इक्वेशन होगा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या लिखोगे a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और अगर एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरुआत करेगा तो नेगेटिव एक्सट्रीम के केस में ये जो x, ये जो तुम्हारा x है x नॉट, यहां पे जो आता था, कहां गया फॉर्मूला हमारा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे, मतलब इसको मैं ऑलरेडी कंप्रेस करके छोड़ा हूं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ए। तो हमारा पर यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस साइन इनवर्स ए, और उस केस में वैल्यू होता माइनस पाई बाई 2। तो फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम इक्वेशन क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस पाई। ये क्लियर है, कॉपी कर लो। तुम्हारे लिए मोस्ट ऑफ द केस में जो इक्वेशन है वो शुरू होगा ए साइन ओमेगा टी। और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर के बाई एम। क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। ओमेगा का वैल्यू होता है रूट अंडर के बाई एम। और अगर मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन आ गया किसका, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मीन्स यू हैव x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछूं तो क्या लिखोगे d, इस x को डिफरेंशिएट कर दो, dx एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू dt। तो a साइन, याद करो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। मैंने अभी तक इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो ओमेगा टी में ओमेगा क्या हो जाएगा बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1, 5 क्या है कांस्टेंट नंबर है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, और इस ए ओमेगा को तुम याद करो, ये क्या था मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एज ए, अच्छा प्लस 5, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या निकला v मैक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है,
हो गया। चलो क्वेश्चन देता हूँ। देखो बहुत डिटेलिंग तो नहीं दे सकता क्वेश्चन में कि किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, पीछे जा रहा है, कि वेलोसिटी प्लस है। फिलहाल मान लो कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है और अपने मीन पोजीशन से x बराबर a बाई √2 डिस्टेंस चल लिया। तो चलने में बताओ समय कितना लगेगा। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करता है? मीन पोजीशन से। स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बताओ क्या इक्वेशन था? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, a साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई कितना हो जाएगा? 0। कहाँ से शुरुआत कर रहा है? मीन पोजीशन से। कब? x का वैल्यू कितना? a बाई √2, a बाई √2 बराबर a साइन ओमेगा टी। तो a से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया वैल्यू? 1 बाई √2 बराबर साइन ओमेगा टी। बताओ 1 बाई √2 कब होता है? साइन 45 मतलब पाई बाई 4। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 4। तो इसका मतलब ओमेगा टी का वैल्यू कितना होगा? एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। ओमेगा क्या लिखते हो? ओमेगा को लिखते हो तुम 2 पाई बाई कैपिटल टी। बोलोगे ये कब पढ़ा है? तो भैया टी बराबर क्या पढ़ता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई टी, वही तो लिखा हो, इंटू टाइम टी बराबर पाई बाई 4। तो ये से ये गया तो टी बराबर आ जाएगा, टी तो चलो 8 हो जाएगा, तो कैपिटल टी बाई 8। कैपिटल टी यहाँ पे क्या है? टाइम पीरियड। कैपिटल टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड। इसका मतलब कि अगर मान लो कि इस ब्लॉक का टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो उसको a√2 जाने में कैपिटल टी बाई 8 सेकेंड लगेगा। ठीक है, और मान लो कि कैपिटल टी मैं यहाँ पे नहीं दिया हूँ, बट अगर तुमको ओमेगा और के दिया जाए तो क्या तुम कैपिटल टी नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। कैपिटल टी क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर के बाई एम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो ये था तुम्हारा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा है बहुत डिटेलिंग में ये चैप्टर, बट तुमको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। दैट इज सफिशिएंट फॉर एन एस ई जे एस। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा एंगुलर एसएच। एंगुलर एसएच मतलब पेंडुलम वाला केस, कि एक पेंडुलम को तुम मान लो कि ऐसे हैंग करती है, जिसका मास m है और लेंथ l है। तुम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करना, हल्का। बहुत ज्यादा करोगे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, चलो नो डाउट है। तो मान लो कि तुम इसको इलोंगेट कर कर यहां ले आए, यहां पे आ गया ये, ऐसा समझो। हल्का इलोंगेट बोल रहा हूं, इसको तुम हल्का डिस्प्लेस किए और ब्लॉक यहां पहुंच गया। जैसे छूटेगा तो वापस नीचे जाएगा, ऐसा जाएगा, जाते जाते फिर यहां पे आएगा। तो मान लो तुम इसको वापस यहां ले आए, ये सब वही एसएचएम वाला कर रहा है। देखो ये कौन सा पोजीशन होगा? मीन। ये कौन सा होगा? एक्सट्रीम। ये कौन सा होगा? एक्सट्रीम। और ये यहाँ पे एंगल थीटा, क्योंकि यहाँ एसएचएम में एंगल चेंज हो रहा है, ना कि लेंथ, सॉरी ना कि लिनियर डिस्टेंस, इसलिए इसको ना बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। ठीक है, मान लो कि इस स्ट्रिंग का लेंथ है l और इसका मास है m, और जहां पे भी रखा हुआ वहां पे ग्रेविटी g है। g जनरली कहाँ होता है? सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज 9.8 या फिर 10 ले लो। इसका डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि इसका डेरिवेट करने पे तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वगैरह की जरूरत पड़ेगी, टॉर्क वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं बोलता हूं कि यहां से यहां गया मीन से एक्सट्रीम, वापस मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस चक्कर लगाने में जो समय लगा उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। और यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर l बाई जी।
मतलब कि तुम कितना हेवी मास को हैंग कर रहे हो या फिर कितने लाइट मास को हैंग कर रहे हो, वो इस बात पे डिपेंड करता ही नहीं है उसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड सिंपली किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और जी पे। मतलब ऐसा सोचो कि तुमने जो पेंडुलम बनाया उसको तुम मून पे ले गए, तो भैया मून पे ले जाने पे जी तो चेंज हो जाएगा, 1/6 हो जाता है जी। तो जी घटा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा? √6 टाइम। मतलब कि अगर अर्थ पे किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड है, तो उसको तुम अगर मून पे ले जाते हो तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2√6 सेकेंड। मतलब कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने का जो समय है वो बढ़ जाएगा। अगर तुमने लेंथ को आधा कर दिया तो टाइम पीरियड 1/2 के फैक्टर से √1/2 के फैक्टर से कम हो जाएगा। मतलब कम हो जाएगा वो भी कितने फैक्टर से? √2 फैक्टर से। क्लियर है ये बात? तुमको इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसमें तुमको बहुत ज्यादा तो ये पूछेगा कि बताओ अगर इफ इस पेंडुलम को एट हाइट h बराबर r एबव द सरफेस ले गया, एबव द सरफेस, तो एबव द सरफेस अगर ले गए तो वहां पे g का वैल्यू चेंज हो जाएगा। और g का वैल्यू क्या था? g डैश बराबर g 1 प्लस h/r का पावर 2 एबव द सरफेस ग्रेविटी में याद करो। ये अर्थ है, इसका रेडियस है r, और इससे h बराबर r हाइट पे यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगा, तो ये फार्मूला था। तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा? g 1 प्लस h का वैल्यू r है तो r/r का होल स्क्वायर, मतलब 1 r/r 1 1 1 2 2, मतलब g/4। मतलब जो नया एक्सेलरेशन होगा वो g/4 हो जाएगा। पुराना टाइम कितना था जो सरफेस पे था? 2π√L/g। नया टाइम कितना होगा? t डैश 2π√, लेंथ में तो कोई चेंज है नहीं, अपॉन g डैश। और तुम जानते हो g डैश कितना? g/4। तो ये डाल दो 2π√L अपॉन g/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो √4 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू 2π√L/g, और इस सब का वैल्यू क्या है? t। तो जो t डैश न्यू टाइम पीरियड होगा 2 टाइम ऑफ कैपिटल टी। मतलब क्या कि अगर तुम अर्थ सरफेस से r हाइट ऊपर चले जाते हो तो तुम्हारा नया टाइम जो होगा वो हो जाएगा 2 टाइम ऑफ प्रीवियस टाइम। समझ में आ रहा है ये बात? क्लियर है? आसान है, ऐसा बहुत टफ नहीं है ये। ठीक है, हाँ, टाइम इंक्रीज बाय 2, वेरी गुड। टाइम इंक्रीज कर जाएगा 2 टाइम। मतलब बेसिकली तुमको ये देखना है कि जी कैसे चेंज होता है। अच्छा हाँ, बहुत बार ये करेगा कि बोलेगा मैंने लेंथ को कट कर दिया, लेंथ को L/2 कर दिया, तो भाई लेंथ को L/2 कर दोगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा, लेंथ को बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड घट जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम है, उसको उसका लेंथ फिक्स है, एल क्या है? फिक्स्ड। ठीक है, एक बार उस पेंडुलम को, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पेंडुलम। एक बार उस पेंडुलम को रखा पोल पे और दूसरे बाद रखा इक्वेटर पे, तो बताओ टाइम पीरियड कहां ज्यादा होगा? टी एट पोल बराबर टी एट इक्वेटर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टी एट पोल इज ग्रेटर देन टी एट इक्वेटर। ऑप्शन सी, टी एट पोल इज लेस देन टी एट इक्वेटर। ऑप्शन डी, नीड लेंथ ऑफ सिंपल बताओ कितना होगा भाई? 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास कि एक सिस्टम को बी टाइटेस, क्या लिखे हो तुम? टाइट्रेशन। लगता है केमिस्ट्री तुमको कुछ ज्यादा ही प्रभाव कर दिया है, हैं?
टाइट है ना। चलो टाइम पीरियड क्या होता है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। तुम सब जानते हो को पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो अगर जी मैक्सिमम तो टाइम मिनिमम, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या होता है, कम, तो जी की वैल्यू कम तो टाइम ज्यादा होगा, तो तुम्हारा आंसर गलत है। आंसर होगा, क्यों पोल पे ज्यादा होगा, सोचो। पोल पे जी का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, और अगर जी मैक्सिमम तो टाइम पीरियड मिनिमम। समझ में आ रहा है कैसे सी होगा। टी एट इक्वेटर मतलब कि एक घड़ी इक्वेटर पे धीरे धीरे घूमेगी और पोल पे तेज तेज फास्ट। क्लियर है यहां तक। चलो तो समझ में आ गया, सी आंसर होगा। चलो वेरी वेरी गुड। ये एनफ है तुम्हारे लिए, एसएचएम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। नाउ हेडिंग डालो, डेट इज डॉपलर इफेक्ट। देखो जब मैं तुम लोग को वेव पढ़ा रहा था तो एक चीज मैं बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ एंड सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि मीडियम पे। ठीक है, मतलब मीडियम बदलने से वेवलेंथ बदलेगा, वेलोसिटी ऑफ वेव बदलेगा, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज नहीं होगा। मैंने बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज करना है तो तुमको मीडियम ही चेंज करने पड़ेगा। क्लियर है। बट एक और भी फैक्टर है जिसपे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बदलता है, दैट इज मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। मोशन ऑफ सोर्स एंड, मान लो एक तुम्हारे पास सोर्स है, सोर्स का क्या मतलब, वो जो साउंड बनाता है, ठीक है, और दूसरा है ऑब्जर्वर जो इस साउंड को सुनेगा। ठीक है, ऐसा समझो कि ये सोर्स, ये हो गया तुम्हारा सोर्स और ये हो गया ऑब्जर्वर। सोर्स वो है जो साउंड बनाएगा। मान लो बनाने का फ्रीक्वेंसी है F0, कि सोर्स ने एक साउंड बनाया, अब उस साउंड को सुनेगा कौन, ऑब्जर्वर। अगर मान लो ये रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, तो इसने फ्रीक्वेंसी F बनाया, इसको भी फ्रीक्वेंसी F0 बनाया, तो फ्रीक्वेंसी इसको भी कितना सुनाई देगा, F0। बट होता क्या है कि मान लो ये ऑब्जर्वर चलने लगा, सॉरी ये जो सोर्स है चलने लगा, तो भाई सोर्स चलने लगा तो इसका डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो अब फ्रीक्वेंसी उसको F0 दिखाई नहीं देगा, मतलब F0 नहीं मिलेगा जो कि पहले मिल रहा था। या फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो कि सोर्स तो रुका हुआ है बट जो ऑब्जर्वर है वही भाग रहा है, तो तुमको दिख रहा है कि जब ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इसको कम होगा, और जब ऑब्जर्वर नजदीक जाएगा सोर्स को तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो इस बात को ही डॉपलर ने प्रेडिक्ट किया कि फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा और कैसे घटेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, F बराबर F0 V प्लस माइनस V0 डिवाइड बाय V प्लस माइनस VS। बोलो सर क्या क्या लिख रहे हो। जो V0 है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। मान लो कि ऑब्जर्वर V0 वेलोसिटी से चल रहा है, और जो VS है दैट इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स, कि मान लो जो सोर्स है वो तुम्हारा VS वेलोसिटी से चल रहा है। कोई भी कुछ चल सकता है, मैंने ऐसा केस मान लिया जिसमें दोनों चल रहे हैं, और किधर चल रहे हैं कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा। मैं बताता हूं इसको कैसे अप्लाई करना है, तुमको डेरिवेशन से मतलब
नहीं है, तुमको इसका एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए कि हम कैसे इसको अप्लाई करें। फिर पूछोगे सर इसमें V क्या है, आपने तो V0 के बारे में बता दिया, Vs के बारे में बता दिया, तो ये V क्या है, तो V है तुम्हारा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कि जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो उस वक्त साउंड का स्पीड कितना था। ठीक है, चलो अब देखो मैं तुमको बताता हूं कि इस पे क्वेश्चन करना कैसे है। देखो तुम, अच्छा F0 तो तुमको समझ में आ गया। F0 क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स बनाएगा। और F क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, सुनाई जो देगा। क्लियर है यहां? अच्छा उल्टा याद था, तुमने क्या किया था, मतलब क्या ऊपर में Vs रख दिया था और नीचे में V0 कोई बात नहीं, होता है, याद तो था तुमको। ऊपर में क्या होता है V0 और नीचे में क्या होता है Vs। क्लियर है? अब देखो प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे ये बताता हूं। देखो जब तुम एक फैक्टर को देखो ना तो दूसरे को तुम रेस्ट पे मानो। मतलब ऐसा समझो कि मैं देखना चाह रहा हूं, अच्छा कि V0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की वजह से जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा वो मुझे देखना है। मान लो ऐसा समझो, देखो मान लो ये सोर्स है, ये क्या है सोर्स, तो सोर्स का जो वेलोसिटी है वो Vs है, और ये मान लो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है वो Vo है। मान लो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी F0 बनाया, मैंने क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड होगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर ऑब्जर्व जो फ्रीक्वेंसी होगा F बराबर F0 V प्लस माइनस V0 डिवाइड बाय V प्लस माइनस Vs। तुम देखो कि यहां पे जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी प्लस रखेंगे या माइनस, उसके लिए क्या करना है देखो, तुम ध्यान से देखो, जब तुम ऑब्जर्वर को देखोगे तो सोर्स को रेस्ट पे मानो, तो ये रुका हुआ है, तो ये से तो दूर भाग रहा है, तो दूर भाग रहा है तो भाई इसको तो कम सुनाई देगा। और कब कम सुनाई देगा, जब यहाँ पर ऊपर प्लस होगा या माइनस, माइनस, कहानी खत्म। तो क्या लिखेंगे इस वाले केस में, ये स्पेशल जो ये वाला जो केस दिया हूं ये तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। क्लियर है? मैं स्पेशल इस वाले केस की बात कर रहा हूं। इस वाले केस में जो F होगा क्या लिखूंगा, F0 जो बनाया V, ऑब्जर्वर को देखो तो ऑब्जर्वर सोर्स से दूर भाग रहा है तो डिस्टेंस बढ़ेगा, भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और कम कब होगा, जब यहां पे क्या होगा ये माइनस हो गया। अब आ जाओ नीचे, नीचे में किसका वेलोसिटी है, सोर्स का। अब तुम बता, जब सोर्स को देखोगे तो ऑब्जर्वर को क्या करो, रेस्ट में, तो भैया ऑब्जर्वर हो गया रेस्ट, तो सोर्स इसके इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो इसको नजदीक जा रहा है, नजदीक जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ नीचे वाला टर्म ओवरऑल क्या करूं कि ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाए, इसका मतलब नीचे वाला क्या करना होगा, माइनस। क्यों माइनस करूंगा, माइनस करने से ये घटेगा, और घटेगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। प्लस नहीं करना है यहाँ पे, अगर तुम यहाँ पे प्लस कर दिए तो तुमको लगा सर ये तो बढ़ रहा है, अरे ठीक है तुमने इसको प्लस किया बट ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के डिनोमिनेटर को बड़ा कर दिए तुमको ओवरऑल वैल्यू को बड़ा करना है, तो अगर ओवरऑल वैल्यू को बड़ा करना है तो डिनोमिनेटर क्या करना होगा, छोटा, और छोटा करने के लिए क्या करोगे, माइनस, तो V माइनस यहां पे लिख दिया। समझे? एक अभी न्यूमेरिकल देता हूं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन करो, फिर खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन है 2 कार A एंड B। लिखो क्वेश्चन क्या है कि 2 कार A एंड B, मैं डायग्राम बनाता हूं, दिस इज कार A एंड दिस इज कार B। ठीक है? दिस इज कार A एंड दिस इज कार B। तो बोल रहा है कि 2 कार A एंड B ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जो कार A है इधर जा रहा है और कार B भी इधर जा रहा है, ये स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड, और ये भी स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया।
एक दूसरे की तरफ आ रहा है। कार ए विसल, कार ए क्या किया भाई, हॉर्न ब्लो किया भैया। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी बनाया एफ नॉट, उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3600 हर्ट्ज। कि कार ए ने फ्रीक्वेंसी मतलब एक साउंड या एक विसल ब्लो किया, विसल ब्लो करने पर मतलब हॉर्न बजाया, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका कितना है 3600 हर्ट्ज। ठीक है, फाइंड द एपरेंट फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय बी, प्रोवाइडेड, तुमको एक इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रोवाइडेड स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तुमको ये बताना। बनाओ। अब एक बात बताओ, यहां पे ऑब्जर्वर कौन है, ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। क्योंकि ए ही तो विसिल किया, तो अगर ए विसिल करता है तो हमारा सोर्स कौन हो गया, ए। तो जो बी फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो क्या आ जाएगा, एफ बराबर एफ नॉट वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस। क्लियर है। अब तुम को प्लस डालना है कि माइनस डालना है इसमें, ये सिचुएशन देख के समझ में आ जाएगा। एफ बराबर एफ नॉट जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है कितना है 3600 हर्ट्ज। चलो मैं समय दे रहा हूं, बनाओ तुम लोग, कमेंट करो क्या आंसर आएगा। बताओ क्या आंसर होगा। कितना आ रहा है 432, एक जीरो मिस कर गए तुम, 4320 होगा, चेक करो, तुम्हारा कुछ कैलकुलेशन पार्ट एरर है। बहुत सही, वेरी गुड, तुम सही गए हो। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 330। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स के पास आ रहा है, तो तुम सोर्स को थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे रखो, तो ऑब्जर्वर पास आ रही है, बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो इसको क्या करेंगे प्लस, तो मतलब प्लस 30 डिवाइड बाई v कितना है यहाँ पे 330। अब यहाँ पे प्लस लेना है या माइनस, ये देखो अब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स को जब देखेंगे तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे, जब ये रेस्ट पे तो इसके पास जा रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में माइनस होगा, सो दैट ओवरऑल वैल्यू लार्ज हो जाए। क्लियर है। तो F बराबर कितना हो जाएगा 3600, हो जाएगा 360, ये डिवाइड बाय 300, एक जीरो से एक जीरो गया, एक और जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक और दो, तो ये आ गया 3600 इंटू 12, तो ये हो जाएगा बढ़ती है 36 मतलब 6, सॉरी 12×72 होता है ना, 12×72 7 हो गया 36 और 7 43 हर्ट्ज। तुम्हारा भी सही था आंसर, तुम शायद ये एक जीरो खा गए। ठीक है, तो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को इन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसी में ही, अभी ना ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया था, ठीक है, अभी अप्रोच कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये क्रॉस कर गया एक दूसरे को, अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर गया, फिर जब बी सुनेगा
तो कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो बताना है। तो देखो वापस री डायग्राम मतलब रीड्रॉ करते हैं। ये अब ए आगे निकल गया और बी यहां आ गया, ठीक है। और तुमको पता था कि ए अब इधर जा रहा था और बी इधर जाएगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ये हमारा सोर्स था ना, इसने तो फ्रीक्वेंसी बनाया था। एफ नॉट कितना बनाया था? 3600 हर्ट्ज। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, और साउंड का वेलोसिटी ऑफ साउंड क्लियर है। तो क्या इक्वेशन था? एफ बराबर एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई वी प्लस माइनस वी एस। आसान है, कमेंट कर सकते हो तो करो क्या आंसर होगा, वरना इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ। अब देखो एफ नॉट 3600, वी कितना था? 330। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इससे क्या जा रहा है? दूर। सॉरी, ऑब्जर्वर यहाँ, ये सोर्स था, ठीक है। ऑब्जर्वर से किधर जा रहा है? दूर, तो घटेगा। घटेगा देन यू हैव टू माइनस इट, यू हैव टू माइनस इट, डिवाइड बाय 330। सोर्स, सोर्स भी क्या जा रहा है? इससे दूर, तो वैल्यू घटेगा। घटेगा तो नीचे क्या करना होगा? प्लस के को डिनोमिनेटर को बढ़ाना होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3600 इंटू 300 डिवाइड बाय 360। ये से ये गया, ये से ये गया, तो आंसर आ जाएगा 3000 हर्ट्ज। दैट्स वेरी इजी, ये तो उससे भी इजी था। हाँ देखो कितना आ रहा है आंसर। चलो, फिर आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और 30 फिर से तुम गलती कर दिए, 3000 होगा, बार बार क्या लिखा? हाँ 30,000, 3000 हर्ट्ज, सही है, वेरी गुड। चलो, फिर ऑल द बेस्ट तुम लोग को अब एग्ज़ाम्स के लिए, और अच्छे से मेहनत करके पढ़ो। इसका सीट्स भी चला जाएगा तुम लोग को ग्रुप में, और जो भी डाउट हो सेंटर पे आकर पूछ लेना, और मन लगाकर पढ़ो, ठीक है।